हेलो। कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग पाठ 4 नियोजन को देखेंगे। नियोजन का अर्थ देखेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे, उसकी विशेषताओं को भी देखेंगे। तो ये जो नियोजन है, जिसको अंग्रेजी में प्लानिंग बोलते हैं, ये प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कहलाता है, क्योंकि नियोजन के आधार पर ही उसके जो बाकी कार्य हैं, जैसे कि संगठन है, नियंत्रण है, अभिप्रेरण है, निर्देशन है, ये सब कार्य नियोजन पर ही निर्भर करते हैं। तो ये प्रबंध का सबसे पहला काम भी बोलते हैं इसको, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी कहा जाता है। तो और नियोजन की आवश्यकता न केवल प्रबंध के क्षेत्र में है, बल्कि मनुष्य के जीवन में भी होती है इसकी आवश्यकता। हर कोई अपनी आय के अनुसार खर्च करने की योजना बनाता है। हर संस्था अपनी योजना बनाती है। स्कूल में भी अध्ययन अध्यापन के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से नियोजन जो है एक बौद्धिक प्रक्रिया है और इसका बड़ा महत्व है। और नियोजन का अर्थ जो हम लोग व्यवसाय अध्ययन में देखते हैं कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में कब, क्या और कैसे करना है, इसको पहले से निर्धारित करना ही नियोजन कहलाता है। और इसके लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण लिखा है कि यदि आप यह नहीं जानते कि आपको कहाँ जाना है, तो दुनिया की कोई भी सड़क आपको वहाँ पर नहीं ले जा सकती जहाँ की आपको जाना है। मतलब नियोजन में पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है कि किस काम को कब कैसे करना है, क्या क्या तकलीफ़ें आएंगी, उसको कैसे दूर करेंगे। तो पूरे कार्यों की पहले से योजना बना लेना ही नियोजन कहलाता है। इसकी परिभाषा में मुख्य रूप से हम लोग M.E. हर्ले की परिभाषा को पढ़ते भी हैं और उसको याद भी करते हैं कि क्या करना चाहिए, इसका पहले से ही निर्णय करना नियोजन कहलाता है। और इसके अंतर्गत विभिन्न वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, विधियों और कार्यक्रमों में से सर्वोत्तम का चयन किया जाता है, चुनाव किया जाता है। तो इस परिभाषा को आप लोग लिख भी लें और याद भी कर लें। तो ये सब परिभाषा को और अर्थ को देखते हुए इसकी प्रकृति क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। और पहला कहा गया है कि नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का अर्थ है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन नियोजन कर लिया और उसके बाद साल भर आप बैठ गए, फिर अगले साल एक दिन नियोजन कर लिए। ऐसा नहीं होता, परंतु ये निरंतर चलती रहती है। एक योजना बनती है, वो पूरी हो जाती है, उसके पूरे होने के पहले ही हमको दूसरी योजना बनानी पड़ती है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी आवश्यकता व्यवसाय के प्रारंभ करने से लेकर उसके अंत तक रहती है। तो एक बिजनेस में पग पग में निर्णय लेना पड़ता है, और ये भी नियोजन का ही एक अंग है। और इसके अंतर्गत घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है और योजनाओं का पुनर्निर्माण भी किया जाता है। दूसरा जो इसकी प्रकृति है, ये उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है। नियोजन को उद्देश्य या लक्ष्य पूर्ति का एक साधन माना गया है, क्योंकि किसी हर संगठन का कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। यदि कोई उद्देश्य नहीं है तो वो संगठन ही नहीं कहलाएगा। तो उद्देश्यों केवल योजना बनाने से उपक्रम सफल नहीं हो पाता। योजना उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु आवश्यक क्रियाओं को निर्धारित करना पड़ता है, और जिसके आधार पर उपक्रम को सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार नियोजन जो है उद्देश्य की पूर्ति में भी सहायक है। तीसरा जो प्रकृति है वो है नियोजन प्रबंध का मुख्य और सर्वोपरि कार्य कहा गया है। जैसे कि आप लोग को पहले भी मैं समझाया था, जब इसका अर्थ समझा रहा था, ये प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसको आधारभूत कार्य भी कहा गया है, और प्रबंध के सभी कार्यों में नियोजन की आवश्यकता होती है, और ये हर जगह विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार नियोजन जो है प्रबंध का प्रमुख कार्य है। उसके बाद है नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है। जहाँ इसको एक सतत क्रिया माना गया है, वहीं इसको एक बौद्धिक क्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लगातार चिंतन करना पड़ता है, कल्पना करना पड़ता है और योजना बनाना पड़ता है, जिसमें कि मस्तिष्क का इस्तेमाल होता है। इसीलिए इसको बौद्धिक क्रिया कहा जाता है।
और नियोजन लक्ष्य पूर्ति हेतु उपलब्ध विभिन्न वैकल्पिक नीतियों, कार्य विधियों और कार्यक्रमों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करता है और इसके लिए ज्ञान चाहिए, कौशल चाहिए, चातुर्य और अनुभव चाहिए, दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसे बौद्धिक क्रिया कहा गया है। उसके बाद नियोजन की सार्वव्यापकता, नियोजन की प्रकृति में ये अगला बिंदु है, अर्थात हर जगह विद्यमान है। चाहे आप स्कूल में ले लें, चाहे आप नगर निगम में ले लें, चाहे राज्य सरकार को ले लें, चाहे केंद्र सरकार को ले लें, चाहे व्यवसाय को लें, उद्योग को लें, हर जगह नियोजन व्याप्त है। उसके बाद योजनाओं में की कार्य कुशलता, नियोजन इसलिए किया जाता है कि योजनाओं व कार्यों की कार्य कुशलता में वृद्धि हो सके और नियोजन के माध्यम से ही न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे नियोजन की विशेषताएं या क्या क्या लक्षण होते हैं, और ये परीक्षा में भी अक्सर इस प्रश्न को पूछा जाता है कि एक श्रेष्ठ नियोजन में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, उसे आप लिखिए। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो है कि निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। तो प्रबंध का प्रथम काम है नियोजन करना, और नियोजन के कुछ लक्ष्य होते हैं और उस लक्ष्य के आधार पर ही योजनाएं तैयारी की जाती हैं। तो इसीलिए एक श्रेष्ठ नियोजन की विशेषता है उसका निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा पूर्वानुमान, पूर्वानुमान का नियोजन में बहुत महत्वपूर्ण है। जानकारी के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर पूर्वानुमान लगाए जाते हैं और जिसके कारण से योजना बनाने में सुविधाएं होती हैं। उसके बाद है श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव। योजना बनाते समय विभिन्न विकल्पों को तैयार करके उनकी तुलना की जाती है और तुलना करने के बाद ये निश्चय किया जाता है कि कौन सी योजना जो है श्रेष्ठ होगी और उसी के आधार पर नीतियां बनाई जाती हैं। श्रेष्ठ नियोजन की जो अगली विशेषता है वो है सर्वव्यापकता। संपूर्ण प्रबंध में नियोजन व्याप्त होता है, हम लोग समझ चुके हैं। प्रबंध के प्रत्येक क्षेत्र में नियोजन का अस्तित्व है। प्रत्येक प्रबंधक को योजनाएं बनाना पड़ता है। इसी प्रकार फोरमैन को भी अपने स्तर पर योजना बनाना पड़ता है, अतः इसीलिए इसको सर्वव्यापी कहा जाता है। उसके बाद जो अगली श्रेष्ठ नियोजन की विशेषता है कि लोचता। एक श्रेष्ठ योजना में लोचता का होना बहुत आवश्यक है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन किया जा सके। लोच का गुण रहेगा तो आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। तो योजनाएं जितनी लचीली होंगी वो उतनी सफल होंगी, क्योंकि भविष्य को कोई नहीं जानता, केवल पूर्वानुमान के आधार पर योजनाएं बनाई जाती हैं और जब भी भविष्य में कुछ विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हमको अपनी योजना में परिवर्तन करना पड़ता है। इसीलिए योजना में लोच का गुण होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद जो श्रेष्ठ नियोजन की विशेषता है वो अगला बिंदु है निरंतरता, अर्थात योजना एक बार केवल बनाने का नहीं है, एक बार बना के ख़त्म हो गया ऐसा नहीं है। योजना बनाने का काम निरंतर चलता रहता है और आवश्यकता अनुसार पुरानी योजनाओं में संशोधन भी किया जाता है। तो इस प्रकार से योजनाएं जो है लगातार चलती रहती हैं, बनती रहती हैं, पूरी होती हैं, फिर योजनाएं बनाई जाती हैं। तो निरंतरता का गुण होना चाहिए। उसके बाद एकता भी होना चाहिए। फेयोल के अनुसार एकता नियोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उनका ये मानना है कि एक समय में केवल एक ही योजना बनानी चाहिए, क्योंकि एक ही योजना जो है वो प्रभावशील रह सकती है। दो या अधिक योजनाओं को एक साथ लागू करने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और एक योजना की भी कई उपयोजनाएं होती हैं। इसलिए फेयोल महोदय ने ये कहा कि एक बार में एक ही योजना को लागू करना चाहिए। उसके बाद जो 8वां लक्षण है वो है प्राथमिक कार्य। हम लोग पहले भी इसको देख चुके हैं कि नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है और महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए कहा गया है कि प्रबंधक को जो बिना योजना के कार्य करना चाहता है उसको लाभ की आशा छोड़ देनी चाहिए और किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले उस कार्य की योजना बना लेना आवश्यक है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने नियोजन का अर्थ देखा, उसकी परिभाषा देखी, उसकी प्रकृति को भी देखा और उसके लक्षण को भी देखा। तो नियोजन का अर्थ ये है
कि क्या करना है इसको पहले से निर्धारित करना नियोजन कहलाता है। भविष्य में कैसे, कब और क्या करना है इसको पहले से निर्धारित कर लेना ही नियोजन कहलाता है।